मेरा नाम काव्या है। घर में हम 4 सदस्य थे। मेरे माता पिता, मैं और मेरे भैया। हम लोग अमीर तो नहीं थे, लेकिन जो मोहब्बत हमें मिली थी वह सारी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती थी। हमारा घर छोटा सा था, लेकिन उसमें जो सुकून था वह किसी महल से कम नहीं था। मेरी मम्मी मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए अक्सर कहा करती थी कि मेरी बेटी तो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, और मैं हंसते हुए उनके गाल पर प्यार करती थी। जी मम्मी, बिल्कुल। पापा शाम को काम से वापस आते तो उनके हाथ में कभी मेरे लिए चॉकलेट होती थी, कभी स्कूल की कॉपी। और भैया, वो तो बस मेरा साया थे। मुझसे पूरे 6 साल बड़े थे, लेकिन जैसे हर लम्हा मेरी हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। अक्सर कहते थे, अगर किसी ने काव्या को तंग किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिंदगी जैसे खूबसूरत सपना थी जो कभी टूटने वाला नहीं था, लेकिन सपने हमेशा लंबे कहाँ होते हैं। उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। मम्मी ने कहा कि बेटी, बाजार से आटा और चीनी ले आना, मेहमान आने वाले हैं। पापा ने बाइक निकाली और मुझे भी साथ बिठा लिया था। भैया भी हमारे साथ में खुश थे। बाजार जाना मेरे लिए एक तरह की यात्रा हो जाता था। रास्ते में हवा मेरे बालों से खेल रही थी। मैं भैया से कह रही थी, मम्मी की पसंद की मिठाई भी लेकर चलेंगे। पापा ने मुस्कुराकर कहा कि जरूर, मेरी बेटी जो कहेगी वही लेंगे। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को और सुकूनदायक कर देती थी। हमने बाजार से सामान खरीदा। वापस आते समय सब कुछ मामूली सा लग रहा था। मैंने बाइक के पीछे से पापा के कंधे को थपथपाया कि जल्दी करिए पापा, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। फिर एक लम्हा, एक आवाज, एक झटका, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया था। मेरी आंख खुली तो चारों तरफ शोर था। कहीं एम्बुलेंस, कहीं लोग, कहीं खून। मैं जमीन पर गिरी हुई थी। सर पर चोट थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सड़क पर पड़ी तो पापा का शरीर बेजान पड़ा हुआ था। आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था, जैसे हमेशा के लिए सो गए हों। मैं पापा पापा करके चीख रही थी, रो रही थी, अपने हाथों से उनको हिला रही थी। पापा, आंखें खोलो प्लीज पापा। लेकिन वह तो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। किसी ने मुझे उठाया। मैंने भैया को देखा। वह भी जख्मी थे, लेकिन होश में थे। उन्होंने एक नजर पापा की तरफ देखा, फिर मुझसे नजर चुराई, और हमें एम्बुलेंस में डाला गया। अस्पताल पहुंचे तो मम्मी को भी खबर कर दी गई थी। मम्मी जैसे ही अस्पताल आई तो पापा को देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी ने कहा कि मम्मी की सांसें तेज हो रही हैं, उन्हें अंदर ले जाओ। मैं भागते हुए वार्ड में पहुंची। सदमे से मम्मी की सांसें उखड़ रही थीं। मशीनों की बीप बीप की आवाज और मेरी सिसकियां एक हो गई थीं। मैं उनके करीब गई। मैंने कहा, मम्मी मैं आ गई हूं। मम्मी कुछ कहिए ना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे सब कुछ समझ रही हो, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उनके होंठ हिले, काव्या, मेरी बेटी। और फिर सब खामोश हो गया था। ना आवाज आई थी, ना सांस आई थी, ना कोई हरकत हुई थी। मुझे याद है मैंने भैया की तरफ देखा था। भैया, मम्मी मम्मी चली गई हैं। अस्पताल के बरामदे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा तकलीफ देह होती है। मम्मी की लाश जैसे बिस्तर पर सो रही थी। आंखें बंद थी, चेहरा पीला था, हाथ बेजान हो गए थे। मेरे भैया ने एक कोने में खड़े होकर नर्स को कुछ पेपर्स थमाए और फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, जैसे अंदर कुछ मर चुका हो। पापा तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन जब मम्मी का अंतिम संस्कार किया गया तो सब कुछ अजनबी लगने लगा था। घर में मम्मी की पसंद के पर्दे अभी तक लगे हुए थे। पापा के जूते दरवाजे के साथ रखे हुए थे। किचन में रखा बर्तनों का शोर अभी भी जैसे मजाक बन चुका था। मैं अंदर दाखिल होते ही सोफे पर बैठ गई थी, जहां बैठकर मेरी मम्मी चाय पीती थी। भैया ने अपने शादी के कार्ड, जो पापा ने खुद छपवाए थे, अलमारी से निकालकर जलाने की कोशिश की, मगर मैंने रोक दिया और कहा कि नहीं भैया, ऐसा मत करो, ये मत जलाओ। ये कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं है, मम्मी पापा की चाहत है। उन्होंने वह कार्ड हाथ में थाम लिए। थोड़ी देर के बाद सुनीता आंटी, मेरी मम्मी की सहेली थी, जिनकी बेटी से मेरे भैया की शादी तय हुई थी, हमारे घर पर आई और कहने लगी कि बेटा, ऊपर वाले के फैसले पर सब्र करो। भैया कुछ नहीं बोले थे, मैंने महसूस किया था। उन्होंने आंटी की तरफ देखा भी नहीं था। सुनीता आंटी की बेटी प्रिया
जिसे मेरे भैया की सगाई हो चुकी थी, एक बार हमारे घर पर आई थी। सर झुकाकर शायद उन्हें अंदर से अंदाजा हो गया था कि वह एक ऐसे घर में दाखिल होने जा रही है जहां अब भी मौत का दुख कम नहीं हुआ। मैंने इसके बाद अक्सर भैया को खामोशी से बैठे हुए पाया था। वह सुबह जल्दी निकल जाते थे और शाम को वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाते थे। मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। हर कमरा, हर चीज मम्मी पापा की याद दिलाती थी। कुछ दिन के बाद रिश्तेदारों का आना जाना भी बंद हो गया था। सुनीता आंटी ने दोबारा से शादी की बात छेड़ी थी। कहा था कि शादी सिंपल तरीके से कर लेते हैं। भैया ने सर हिलाया, ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। आंटी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा तुम ही समझाओ अपने भैया को। मैंने कहा ठीक है, मैं समझाती हूं। मम्मी की जगह खाली थी। पापा के आशीर्वाद खो गए थे, लेकिन मैं जानती थी कि भैया की खुशी इसी में थी कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। अगले महीने सिंपल तरीके से भैया की शादी रखी गई थी। मैंने भैया से दिन के समय पूछा था, भैया आप शादी के लिए तैयार हैं? उन्होंने सर झुकाते हुए कहा था कि मम्मी पापा होते तो शायद यह दिन कुछ और ही होता। अगले महीने मोहल्ले के एक छोटे से मंदिर में सिंपल तरीके से शादी हो गई थी। सुनीता आंटी ने अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया था। ना कोई बैंड बाजा, ना बारात, ना हंसी मजाक, ना खुशी। जैसे शादी नहीं हुई, कोई फर्ज अदा किया गया हो। प्रिया भाभी घर आ गई थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी आरती की थी और उनका स्वागत किया था, लेकिन वह कुछ कहे बिना अंदर चली गई थी। कमरे में खामोशी थी, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। अगले दिन शाम को मैंने खाने के टेबल पर काफी सारे व्यंजन बनाए थे, लेकिन खाने के दौरान किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। मैंने महसूस किया था कि अब हमारे बीच सिर्फ एक खामोशी भरा दुख है जो हमें आपस में जोड़ने के बजाय दूर कर रहा है। भैया खाने के बाद छत पर चले गए थे। मैं और भाभी एक ही कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन शब्द नहीं बदले थे। भाभी कभी कभी मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उनकी जिंदगी की वजह बन गई हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगी थी। भाभी के आने के बाद से ही घर का माहौल बदलने लगा था। वह रस्मों रिवाज को नहीं मानती थी, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि किसी चीज की उनको कमी महसूस नहीं होने दूं। मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, कमरा साफ किया था, उनके कपड़ों के लिए जगह अलग से निकाल ली थी, मगर वह सब कुछ ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई नौकरानी हूं। सुबह जब वह किचन में आई, मैं पहले से ही चाय रख चुकी थी। कहने लगी कि अगर तुमने सब कुछ संभाल ही लिया है तो मैं क्यों आई हूं। मैंने नरमी से कहा कि नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, अभी कल ही तो आपकी शादी हुई है। वह मेरी बात पर मुंह मोड़कर चली गई थी। भैया ने शुरू में कुछ नहीं कहा था। वह ऑफिस में बिजी रहते थे और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाते थे। मैं और भाभी एक ही छत के नीचे होते, लेकिन हर बात में खिंचाव आ जाता था। एक दिन मैंने मम्मी के पुराने कपड़े बहुत हिफाजत से रखे हुए थे, जो अब भाभी ने स्टोर रूम में फेंक दिए थे। मैंने पूछा, भाभी ये आपने क्यों निकाले? ये मम्मी के कपड़े हैं। उन्होंने कहा, यही तो प्रॉब्लम है इस घर में, हर चीज पुरानी यादों से जुड़ी हुई है, नए लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं उनकी बातों पर खामोश हो गई थी। कुछ लम्हे इसी तरह से गुजर गए। फिर मैंने धीमे शब्दों में कहा कि भाभी यादें अगर निकाल दी जाएंगी तो सिर्फ दीवारें बन जाएंगी। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे नजरअंदाज करके चली गई। दिन इसी तरह से गुजर गए थे। सुबह नाश्ते पर वह खामोश होती थी, लेकिन जैसे ही भैया ऑफिस चले जाते थे उनकी बातें शुरू हो जाती थीं। कभी कहती, तुम्हारा अंदाज ही अजीब है, हर समय सीरियस रहती हो, जैसे हम लोग किसी बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। मैं कोशिश करती थी कि मैं भाभी की बातों को नजरअंदाज कर दूं, लेकिन दिल में एक चुभन सी रहती थी। एक दिन भैया जल्दी घर आ गए थे। भाभी ने फौरन कहा कि काव्या ने आज खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था, शायद ध्यान कहीं और रहता है इसका। भैया ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम्हें कितनी बार कहा है, ख्याल रखा करो। मैंने सर झुकाकर कहा कि भैया मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना, ना ही समझा। एक दिन मैं कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। भैया की शर्ट जैसे ही मेरे हाथ में आई, भाभी ने आकर वह छीन ली।
और कहने लगी कि अब यह तुम्हारा काम नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूं, उनके काम खुद कर लूंगी, समझी तुम? मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था। मुझे लड़ने का कोई हक नहीं था और ना ही सफाई देने का फायदा था। भाभी ने धीरे धीरे हर वह चीज अपने हद में लेने की कोशिश की थी जो पहले मेरे हिस्से में थी। भैया की चाय, उनका नाश्ता, यहाँ तक कि उनका दोपहर का खाना तक वो ही तैयार किया करती थी और मैं पीछे हटती गई। लेकिन इस सब में मेरा दिल खाली होता जा रहा था। एक दिन सुनीता आंटी आई थी। मैंने उनके लिए चाय बनाई। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अब तो तुम्हें आराम ही आराम है। घर में भाभी जो आ गई है ना। मैं हल्की सी मुस्कुरा दी थी, लेकिन भाभी ने फौरन कहा कि आराम आराम तो अब मुझे करना है। हर काम की जिम्मेदारी तो मुझ पर है। काव्या तो बस दिखावे का काम करती है। सुनीता आंटी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर बात बदल दी। रात को मैंने भैया से कहा कि भैया, मैं क्या ऐसा कर रही हूं जो गलत है? भैया ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे कि तुम कुछ नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारी भाभी को लगता है तुम हर चीज में दखल अंदाजी करती हो। तुम्हें खुद को पीछे कर लेना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, तो क्या रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, बदल जाते हैं। वह इतना कहकर अपने कमरे में चले गए थे। मैं छत पर चली गई थी। नीचे सन्नाटा था। मेरा दिल कहता था जैसे मैं कुछ खो चुकी हूं, शायद अपने भाई को। अगले दिन मैंने नाश्ते पर भैया की पसंद के पराठे बनाए थे। भाभी ने वह प्लेट मेरे हाथ से लेकर कहा कि अब यह मेरा काम है, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखा करो। उनके शब्दों से अपना ख्याल मुझे किसी कैद की तरह लगा, जैसे अब मैं इस घर की मेहमान हूं। कभी भैया दरवाजे पर होते थे और दरवाजा खोलने की आवाज आती थी तो मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती थी। अब वही दरवाजा खुलता है, वही आहट होती है, लेकिन मैं सांस रोक लेती हूं, क्योंकि अब दरवाजे के उस पार वह भाई होता है जिसकी आंखों में सवाल होते हैं, यकीन नहीं। उस दिन शाम को बारिश हुई थी। किचन में मैंने भाभी के लिए चाय बनाई और गरम पकोड़े भी बनाए थे। वो मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। हाँ, सब कुछ बाहर से ठीक लगता है, लेकिन इस घर में जो कुछ है वह सिर्फ दिखावा है। हर तरफ झूठ बनावट है। मैं सब सुनने के बावजूद भी अनजान बनकर चाय रखकर आ गई थी। वह बात खत्म करके बोली कि ये पकोड़े भी शायद तुमने सिर्फ मेरे दिल में जगह बनाने के लिए बनाए हैं। मैंने नरमी से कहा कि नहीं, मौसम अच्छा था, बस ख्याल आया, इसीलिए बना लिए। उसी लम्हे भैया अंदर दाखिल हुए। मैंने कहा, भैया मैंने चाय बना ली है, आपके लिए भी लाती हूं। भाभी कहने लगी कि आज मत लाना, आज मैं खुद बना लूंगी, तुम्हें तकलीफ ना हो। उनके शब्दों में बहुत ही ताने छुपे हुए होते थे और भैया ने कुछ भी कहे बिना हाँ में सर हिला दिया था। मैं चुपचाप किचन के कोने में जाकर खड़ी हो गई थी। रात का खाना खाते हुए भैया ने कहा कि काव्या, तुम आजकल अपनी भाभी से बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी हो। मैंने चौंक कर कहा कि भैया, क्या मतलब है आपका? मैं तो हमेशा भाभी से इज्जत से बात करती हूं। भाभी ने फौरन बात संभाल ली, कहने लगी कि नहीं, कुछ खास नहीं, बस कभी कभी शब्दों में कड़वाहट आ जाती है, मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने भैया की तरफ देखा, लेकिन वहां खामोशी थी। सवाल भी थे, शक भी था। उसी रात भैया ने खुद मुझसे कहा कि काव्या, थोड़ा फासला बेहतर होता है, रिश्ते को सांस लेने दो। मैंने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते फासले से मजबूत होते हैं। जवाब में वो खामोश रह गए। कई दिन गुजर गए थे। भैया के चेहरे पर वह मोहब्बत नहीं रही थी जो कभी हर पल झलकती रहती थी। अगर मैं कुछ कहती तो वह भाभी की तरफ देखते थे, जैसे उनकी मंजूरी जरूरी हो। कभी अगर वह कमरे में होते और मैं कुछ पूछने आ जाती तो भैया बात खत्म करके कहते कि अब तुम जा सकती हो। एक दिन मैं बीमार हो गई थी, बुखार था, शरीर में दर्द हो रहा था। मैं बिस्तर पर थी। भाभी आई और कहने लगी कि यह सब तुम्हारी कमजोरी है, हर समय जज्बाती बनने से क्या मिलता है तुम्हें? मैंने मुश्किल से कहा कि मुझे दवाई दे दो भाभी, बुखार बहुत तेज है। कहने लगी कि खुद ले लो दवाई, इतनी बड़ी हो गई हो। इतना कहकर वह चली गई थी। शाम को भैया आए। मैंने कमरे से सुना। भाभी ने कहा कि तुम्हारी बहन को आजकल नाटक करने की आदत हो गई है, बुखार है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यह सब वह अपनी तरफ करने के लिए कर रही है। मैं दीवार के पास खड़ी सब सुनती रही थी।
फिर भैया के कदमों की आहट सुनाई दी। वो मेरे कमरे के बाहर रुके, दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वापस चले गए। मैंने ब्लैंकेट में मुंह छुपा लिया था। किसी के शब्दों से ज्यादा किसी की खामोशी तकलीफ देह होती है। अगले दिन किचन साफ करते हुए मम्मी की पुरानी नोटबुक निकली। उसमें उनके लिखे हुए नुस्खे थे। कुछ देर मैं उनको पढ़ती रही। भाभी आई और कहने लगी कि फिजूल चीजें क्यों उठा रखी हैं, पुरानी बातें छोड़ दो, नई जिंदगी जियो। मैंने नोटबुक बंद कर दी थी। यादें बांधने की कोशिश वैसे भी बेकार जाती है। अब भैया का व्यवहार बहुत अलग था। वह सुबह जल्दी निकलते थे, रात को देर से आते थे, मेरे करीब बैठते भी थे तो नजरें नहीं मिलाते थे। एक दिन मैंने खुद उनसे पूछा कि भैया बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ नहीं बदला। उन्होंने कहा कि नहीं, बस वक्त आगे बढ़ रहा है, हमें भी बढ़ना चाहिए। मैंने एक पल को सोचा कि वक्त बदलता है या लोग। कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ दरवाजा बंद होने की आवाज रह गई थी। कमरे के कोने में रखी बैग के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी की नई फीस की रसीद रखी। खामोशी से भैया का इंतजार किया। कई दिनों से दिल में बस एक बात थी कि पढ़ना है। पापा का सपना था, मम्मी का आशीर्वाद था, और मुझे लगता था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। भैया कमरे में आए तो मैंने हिम्मत की और कहा कि भैया, मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कॉलेज में जाना चाहती हूँ। मैं फॉर्म भर चुकी हूँ। सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। भैया पहले तो खामोश रहे, फिर धीरे से बोले कि यह वक्त पढ़ने का नहीं है, हालात ठीक नहीं। मैंने थोड़ा हौसला दिया। भैया पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, उनके सपने के लिए। इतने में ही भाभी अंदर आ गई। कमर पर हाथ रखकर कहने लगी कि वक्त पढ़ने का है या छत पर खड़े होकर लड़कों से नजर मिलाने का। भाभी की बात सुनकर मेरे कदम जमीन से हट गए थे। मैंने कहा, क्या कहा आपने? भैया के चेहरे का रंग भी बदल चुका था। भाभी ने कहा, यह सब कुछ क्या हो रहा है छत पर? मैंने डरते हुए कहा कि नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वह मेरी बात सुने बिना मेरी तरफ बढ़े। कहने लगे, तो फिर तुम मेरा नाम रोशन कर रही हो। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगे, क्या मैं इतना अंधा हो गया हूं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन शब्द जैसे खामोश हो गए थे। भाभी ने पीछे से कहा कि क्या फायदा ऐसी लड़की को आगे पढ़ाने का, कल को हमारा सर झुकाएगी। भैया ने कहा कि बहुत हो गया, तुम अब पढ़ाई नहीं करोगी, हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, रिश्ता अभी क्यों? भैया ने सख्त शब्दों में कहा कि बस बहुत हो गया तुम्हारा आजाद घूमना, अब तुम्हारे लिए घर ही सब कुछ है। उस रात मैंने खाने को हाथ नहीं लगाया था। मेरे कमरे में वीरानी थी। अगले दिन दो अजनबी मर्द, एक अधेड़ उम्र की औरत और उनके साथ एक जवान लड़का हमारे घर में आए थे। मैं चौंक गई थी। भैया ने कहा कि कुछ मेहमान आए हैं तुम्हारे लिए, बाहर आओ चाय लेकर। भाभी ने कमरे के दरवाजे पर आकर कहा कि रिश्ता देखने आए हैं, तैयार हो जाओ। मैंने कहा, इतनी जल्दी? क्या मैं कुछ जान सकती हूं उनके बारे में? भाभी ने कहा कि बस बाहर आ जाओ। उनके शब्दों में सख्ती थी। मैं सिंपल से कपड़े पहनकर बाहर आई थी। जैसे ही मेरी नज़र इस लड़के पर पड़ी, मेरा दिल बैठने लगा था। वो एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। उसके मुंह से राल टपक रही थी और मुझे लगातार घूर रहा था। मैंने फौरन भैया की तरफ देखा। वो खामोश खड़े हुए थे। ना शर्मिंदगी थी, ना कोई सफाई थी। जैसे कुछ गलत नहीं हो रहा, जैसे सब कुछ मामूली सी बात हो। मैंने धीरे से कहा कि भैया, यह सब ठीक नहीं लग रहा। भाभी कहने लगी, क्या कमी है? इसमें दौलत है, इसके पास बहुत सारी जमीन है, इकलौता है, तुम्हें इज्जत मिलेगी। मैंने कहा, लेकिन वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। भैया ने बात काट दी और कहने लगे कि तुम जैसी लड़कियों के लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं। शुक्र करो कि यह लोग तुम्हें स्वीकार करने के लिए आए हैं। मेरी सांस रुकने लगी थी। मैं इससे शादी नहीं कर सकती थी। भाभी ने कहा कि कोई इज्जतदार लड़का तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम जैसी लड़कियां सपना ही देखती रह जाती हैं। मैंने पलटकर भैया से कहा, आप जानते हैं मैं कैसी हूं, अब आप भी मेरी नीयत पर शक करेंगे। इस बार वह खामोश नहीं रहे और कहने लगे कि बात नीयत की नहीं, बात हकीकत की है। तुम अब बोझ हो और मैं तुम्हें इतनी आज़ादी नहीं दे सकता।
मैं कुछ कहने ही वाली थी कि भाभी ने और भी जानलेवा शब्द बोले। कहने लगी कि अगर तुम राजी नहीं हो तो हम वही करेंगे जो हमें बेहतर लगेगा। इसके बाद मेहमान चले गए थे। लड़का जाते जाते भी मेरी तरफ देखकर हंसा था, जैसे कोई खेल हो। मेरी एक दोस्त थी जो मुझे बहुत अच्छे से समझती थी। मैंने फोन पर उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? मैंने धीरे से कहा कि मैंने कह दिया, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। वो कहने लगी कि मैं बात करूं तुम्हारे भैया से। मैंने कहा कि ठीक है, कोशिश कर लो, शायद कुछ बदल जाए। मेरी दोस्त नेहा भैया से मिलने के लिए आई थी। उसने मामूली से अंदाज में बात की, लेकिन भैया ने उसे रोक दिया और कहा कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। भाभी ने तो और भी ज्यादा आग लगा दी थी और कहने लगी कि यही दोस्तों के बहकावे होते हैं जो लड़कियों को बिगाड़ देते हैं। नेहा रोती हुई मेरे कमरे में आई थी और कहने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि पता था, पर फिर भी तुम्हारा थैंक यू। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। सपना नहीं था, सिर्फ एक फैसला था जो मेरे बिना किया जा रहा था। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सब मामूली सा था। भैया खामोशी से अखबार देख रहे थे, भाभी दूध गर्म कर रही थी और मैं चाय की प्याली में चम्मच हिलाते हुए सोच रही थी कि मेरे साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। 2 दिन से नेहा के शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो वह तुम्हें चुपचाप इस घर से विदा कर देंगे और तुम देखती रह जाओगी। शायद वह ठीक कह रही थी। शाम को सुनीता आंटी दोबारा आई। उनके साथ वही औरत भी थी जो पहले उस लड़के का रिश्ता लेकर आई थी। इस बार उनके शब्द फैसला सुनाने जैसे थे। उन्होंने कहा कि हमने सोच लिया है, अगले हफ्ते शादी है। मैंने फौरन पलटकर भैया की तरफ देखा। ये कैसा फैसला है? मेरी जिंदगी का सवाल है। उन्होंने नजर चुरा ली थी, जैसे सवाल गैर जरूरी हो चुका था। भाभी ने मुस्कुराकर कहा कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, बस तुम मान जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मैंने तेज आवाज में कहा कि वह लड़का ठीक नहीं है, मैं एक पागल से शादी नहीं करूंगी। भैया ने अखबार टेबल पर रखते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, तुम अपने लिए फैसला करने की पोजीशन में नहीं हो। मैंने भैया को रोकते हुए कहा कि मैं एक लड़की हूं और लड़की का क्या कोई हक नहीं होता? क्या वह कम से कम अपनी शादी पर भी अपनी एडवाइस तो दे ही सकती है? भाभी कहने लगी कि तुम जैसे लोगों के लिए यही बेहतर है कि खामोशी से विदा हो जाओ और दूसरों को सुख चैन लेने दो। वह शब्द सीधा मेरे दिल पर लगे थे। क्या सच में मेरी मौजूदगी उनकी जिंदगियों का बोझ बन चुकी थी? अगले दिन मुझे बारात की डेट भी बता दी गई थी। शादी की तैयारी हो रही थी, कपड़े जेवर सब कुछ तैयार हो रहा था और मुझे सिर्फ खामोशी से तैयार होने का हक था। नेहा एक बार फिर से आई थी। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि तुम भाग सकती हो, तुम्हारे पास वक्त है। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के घर में जगह नहीं, दोस्त के घर में इज्जत नहीं और समाज तो सवालों का पहाड़ है। उसने कहा, तो फिर मर जाओ। वो चीख उठी थी और कहने लगी कि इस पागल के साथ जिंदगी गुजारोगी। मैंने कहा कि शायद यही मेरा नसीब है। शादी वाले दिन भाभी के चेहरे पर जीत की चमक थी। मुझे पहनने के लिए लाल रंग का लहंगा दिया गया था और मैं खामोश थी। दिल में जैसे तूफान था। मुझे मंडप में ले जाया गया था। मेरे साथ एक एक रस्म को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन कुछ भी रोकना मेरे बस में नहीं था। बड़ी मजबूरी से मेरी विदाई हो गई थी और मैं इस घर में पहुंची जहां हर दीवार अजनबी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो सामने सोफे पर वही लड़का बैठा हुआ था, आर्यन। वो मुझे देखते ही ताली बजाने लगा और कहने लगा, ये मेरी दुल्हन है मम्मी, ये मेरी दुल्हन है। उसकी मम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटा, यही है तुम्हारी दुल्हन, अब ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने नजर झुका ली थी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी हुई थी। उसके मुंह से निकलती हुई राल जमीन पर टपक रही थी और वह बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ मेरे करीब आकर कहने लगी कि बेटा, आर्यन की तबीयत ऐसी ही है, मगर तुम मोहब्बत से काम लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह पागल जरूर है, मगर दिल का बुरा नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस सर झुका लिया था। कमरे में ले जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। वह भी मेरे पीछे अंदर आ गया था।
बेड के किनारे बैठकर हंसता रहा। मेरी दुल्हन मेरे साथ रहेगी ना। मैंने गुस्से से कहा कि निकलो यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। वो कुछ समझा नहीं था, बस हंसता रहा। उसने कहा कि दुल्हन दरवाजा बंद मत करो ना, मुझे नींद आएगी तुम्हारे पास। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और कहा कि निकलो वरना मैं चीख उठूंगी। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकली थी। उसकी मम्मी वहीं खड़ी थी। जल्दी से आगे बढ़कर कहने लगी कि बेटा बर्दाश्त करो, उसे थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। मैंने कहा कि यह पागल है, आपने मुझे धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाया, बस उम्मीद की थी कि शायद तुम इसे संभाल सकोगी। मैं खामोश रही। वापस आकर दरवाजा बंद कर लिया। आर्यन बाहर खड़ा कहता रहा कि दरवाजा खोलो, दुल्हन प्लीज दरवाजा खोलो। रात कट गई थी, ना नींद आई थी ना सुकून आया था। मेरे सामने एक ऐसा फ्यूचर था जिसमें मेरे बीते हुए का समय कोई दर्द नहीं था। सुबह के वक्त मैं कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर गार्डन में आर्यन झूले पर बैठा बच्चों की तरह खुश हो रहा था और उसकी मम्मी मेरी सास पौधों को पानी दे रही थी। हर चीज का इंतजाम सुकून से लग रहा था, मगर मेरे अंदर एक शोर था जो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। दरवाजा खुला, वो अंदर आई। हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। कहने लगी कि बेटा कुछ खा लो, रात से तुमने कुछ नहीं खाया। मैंने उनसे नजर नहीं मिलाई, बस धीरे से कहा कि मुझे भूख नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भूख नहीं, जिंदगी की बात है। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोली थी और कहने लगी कि मैं जानती हूं तुम्हें यहां एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आर्यन को तुम्हारी जरूरत है। मैंने सवाल करते हुए अंदाज में उनकी तरफ देखा और कहा क्योंकि वह पागल है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगी कि वह पागल नहीं है, बस बीमार है। मैंने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया था, उसके अंदर काफी सुधार आया, मगर वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका। मोहब्बत से फर्क पड़ सकता है। मोहब्बत का शब्द सुनकर मैं हंस पड़ी थी। मैंने कहा मोहब्बत जबरदस्ती की शादी से पैदा नहीं होती। वो खामोश हो गई थी, लेकिन फिर कहने लगी कि मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी हमसफर चाहिए थी जो सिर्फ पत्नी ना हो, सहारा हो। तुम्हें देखकर मुझे लगा तुम वह बन सकती हो। मैंने कड़वा सवाल किया कि यह फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया, मुझसे तो पूछा होता। उन्होंने कहा कि वक्त नहीं मिला था, हालात ऐसे हो गए थे, और तुम्हारे अपने घर वालों ने भी तो कुछ नहीं कहा। क्या सच में मेरे अपने ही तो सब कुछ तय कर चुके थे? इसके बाद हर दिन एक जैसा गुजरने लगा था। सुबह नाश्ते के समय आर्यन कभी तालियां बजाता था, कभी जमीन पर बैठकर कार दौड़ाता था, और कभी मेरे कमरे में आकर मेरी चीजें उलट पुलट कर देता था। मैंने एक दिन उसकी मम्मी से कहा कि कम से कम इसे मेरे कमरे से दूर रखा कीजिए, मुझे कुछ वक्त चाहिए। उन्होंने फिर नरमी से कहा इसे तुम्हारी आदत डालनी है, नहीं तो वह और बिगड़ जाएगा। ऐसा लगता था जैसे मैं एक मरीज हूं, जैसे दूसरा मरीज संभालने के लिए मुझे मजबूर कर दिया गया है। रात के समय मैं छत पर चली गई थी, आसमान की तरफ देखती रही और सोचती रही, क्या सच में मैं अब कभी वापस नहीं जा सकती? क्या यही मेरा नसीब है? एक दिन नेहा अचानक से आ गई। मेरी सास ने खुशी खुशी उसे अंदर बुलाया था। उन्होंने कहा कि तुम काव्या की दोस्त हो, वह बहुत ही तारीफ करती है तुम्हारी। मैंने चौंक कर देखा। मैंने तो उनसे कोई तारीफ नहीं की, किसी की भी। नेहा मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि आंटी, मैं बस काव्या को देखने के लिए आई थी। काफी दिन हो गए थे। हम दोनों कमरे में गए। मैंने दरवाजा बंद किया। नेहा ने फौरन मेरे चेहरे को देखा और कहने लगी कि तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो। सब ठीक है ना? मैंने आंखें फेर ली। उसने कहा कि क्या लगता है, आर्यन की हालत वैसी ही है। मैंने कहा कि नहीं, अब वह ज्यादा चुप है, लेकिन बातें अजीब सी करता है। कभी कभी मुझे शक होता है कि वह सच में पागल है भी या नहीं। नेहा ने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली और कहने लगी कि यह दवाई है। मेरे चाचा होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, कह रहे थे कि दिमागी कमजोरी के मरीजों के लिए है, धीरे धीरे असर करती है। मैंने हैरानी से पूछा, ये दवाई है या? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, समझो दवाई है और जानलेवा भी। चीज का फर्क सिर्फ नियत में होता है। तुम उसे ये रोज चाय में 2 बूंद मिलाकर दे दो, और अगर कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, मरेगा नहीं, बस कमजोर हो जाएगा। फिर तुम जो चाहो करो। मैंने शीशी पकड़ ली थी।
हथेली में बंद की और बिना कुछ कहे अपने बैग में रख दी थी। उसने जाते जाते कहा कि याद रखो, कोई खुद तुम्हें छुटकारा नहीं देगा, खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। उस रात जब मैंने चाय बनाई, हाथ कांप रहे थे। आर्यन अपने कमरे में बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। मैंने चाय में 2 बूंद दवाई डाली और उसके सामने रखी। वो कहने लगा कि ये चाय तुमने बनाई है। मैंने धीरे से कहा कि हाँ। उसने कहा, मुझे तुम्हारी चाय अच्छी लगती है। उसके शब्दों ने मेरे दिल को हल्की सी हिचकिचाहट में डाल दिया था, लेकिन मैं खामोश रही। वो चाय पीता रहा और मैं उसे देखती रही। ये पहला दिन था और शायद पहली रात भी, जहां मैं एक नई साजिश की बुनियाद रख रही थी। लेकिन सच ये था कि मैं कैद थी तन्हाई की बेबसी की, और इस फैसले का जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। चाय का कप उसके हाथ में था। मैंने शीशी की तरफ देखा, 2 बूंद, बस 2। वो चाय की पहली चुस्की लेता तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। लेकिन वो हंसता था और कहने लगा कि आज की चाय में कुछ खास बात है। मैं पलटकर किचन की तरफ मुंह कर लेती थी ताकि मेरी आंखों में छुपी हुई चालाकी वो पढ़ ना सके। पहला दिन गुजर गया था, फिर दूसरा, फिर 1 हफ्ता गुजर गया और मैं हर दिन चाय में 2 बूंदे दवाई मिलाती रही। सास खुश थी कि मैं अपने पति का ख्याल रख रही हूं। वो हमेशा कहती थी कि बेटा, तुमने तो मेरे आर्यन को बदल दिया है। अब वह तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम गुजारने लगा है। पहले तो वह कमरे में बंद रहता था। मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती थी। कुछ कहे बिना सच में आर्यन बदलने लगा था। उसकी हरकतें अब पहले जैसी मासूम या अजीब नहीं लगती थीं। वो अब कभी-कभी मुझसे पूरे शब्दों में बात करता था, किसी किताब को उलटता पलटता, और एक दिन तो उसने अपनी शर्ट खुद प्रेस करने की जिद की थी। मैंने चौंक कर कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगा कि कोशिश कर रहा हूं, शायद तुम्हें थोड़ा इम्प्रेस कर सकूं। मैंने नजर चुरा ली थी, लेकिन दिल में एक झटका जरूर लगा था। वो शब्द मामूली नहीं थे। एक दिन जब मैं चाय देकर वापस पलटी, कमरे के दरवाजे से देखा, वो आईने के सामने बालों में कंघी कर रहा था, बहुत सीरियस तरीके से। ना कोई हरकत, ना कोई चीख, ना तालियां बजाना। अगले दिन मैं रोज की तरह चाय में दवाई डाल रही थी, जब पीछे से आवाज आई, कितनी बूंदें डाली हैं? आज मेरे हाथ से चम्मच लगभग गिर गया था। मैं पीछे पलटी तो आर्यन दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। मैंने उसके चेहरे को देखा और कहा कि मतलब, मैंने घबराकर पूछा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि बस ऐसे ही पूछा, तुम रोज चाय में कुछ डालती हो ना? उसकी बात सुनकर मेरी आवाज गले में अटक गई थी। वो मेरे पास आया, कप थामा और एक ही घूंट में पी गया और कहने लगा, मुझे तुम्हारी चाय से प्यार है। वो इतना कहकर निकल गया था। वो शब्द मेरे लिए बिजली बन गए थे। अगर वह सब कुछ जानता है तो क्या यह सब नाटक कर रहा था? ये जानलेवा चीज अपना असर खो चुकी है। अगली सुबह मैंने अपनी सास से पूछा कि आर्यन कभी पूरी तरह से नॉर्मल था? उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगी कि बचपन में वह बिल्कुल ठीक था, मगर जब उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जैसे वह बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वह डिप्रेशन में है। फिर उसने बोलना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, फिर पागलों जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी। मैंने पूछा, इलाज हुआ था? उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत करवाया था। फिर सबने एडवाइस दी कि बस इसे अकेला छोड़ दो, अब तुम हो तो हमें उम्मीद है। उनकी बातों में कोई झूठ नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में नेहा की दी हुई शीशी और आर्यन का बदलता हुआ व्यवहार लगातार आपस में टकरा रहे थे। अगले कुछ दिन गुजर गए थे। आर्यन ने ना सिर्फ अपना कमरा ठीक किया था, बल्कि एक दिन मुझे किताब लाकर दी थी और कहने लगा कि यह तुम्हारे लिए है। सुना था कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। मैंने चौंक कर किताब पकड़ी और कहा कि तुम्हें कैसे पता? वो हंसा और कहने लगा, क्या पागल लोग सब कुछ नहीं समझते? मैंने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, वो ही अंदाज, बातचीत, सब कुछ। उस रात मैंने चाय में दवाई नहीं मिलाई थी। आर्यन ने चाय पी कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते कहने लगा कि आज टेस्ट बदला बदला सा है। मैं जान चुकी थी कि वह सब कुछ जान चुका है। अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। नेहा को फोन किया कि तुमने जो दवाई दी थी वह क्या सच में जानलेवा जहर था? वह हंसने लगी और कहने लगी कि तुम कह रही थी आर्यन मर जाए,
तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। क्या वह जिंदा है अभी भी? मैंने कहा, वो बदल रहा है, जैसे कुछ जानता हो। नेहा खामोश हुई, फिर कहने लगी कि हो सकता है तुम जो जानलेवा चीज उसे दे रही हो वो उस पर असर ना कर रही हो। मैंने बात काट दी थी। ये शायद वो पागल ही ना हो। अब मैं खुद कंफ्यूजन में आ गई थी। जिसे मैं कमजोर कर रही थी वो और मजबूत होता जा रहा था। जिसे मैं बीमार समझ रही थी वो अब मुझे पलट कर देख रहा था। मेरे हर कदम पर अब एक सवाल साया बन चुका था। क्या मैं कैद हूं या वो कैद है? अब खुद मुझसे आजादी मांग रही है। रात के समय जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो आर्यन दरवाजे के पास खड़ा था। हाथ में तौलिया, बाल थोड़े से गीले थे और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, बालों में कंघी फेर रहा था। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, शर्ट के बटन पूरे बंद थे, जूतों के लेस भी ठीक से बंधे हुए थे। वह बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था जैसे कुछ हफ्ते पहले था। उसके चेहरे पर वैसी अजीब हंसी नहीं थी, नाराल टपक रही थी। हरकतें सब कुछ नॉर्मल सा था, बल्कि वह बहुत ज्यादा सीरियस लगने लगा था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा कि चाय नहीं लाई आज। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। मैंने नजर चुराकर कहा कि बस अभी बनाती हूं। मैं किचन में गई लेकिन हाथ कांपने लगे थे। चूल्हा जलाया, पानी रखा और वह शीशी जिसकी बूंद मैं रोज चाय में शामिल करती थी हाथ में ली। लेकिन आज बहुत कुछ अलग था। मैंने वह शीशी टेबल पर रख दी और चाय बिना किसी मिलावट के बनाई थी। जब चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई तो वह अपनी पुरानी डायरी खोलकर बैठा हुआ था। कुछ पुराने नोट्स देख रहा था। मैंने कप उसके करीब रखा। वह कहने लगा कि आज खुशबू कुछ और है। उसने कप थामते हुए कहा था। मैंने हल्के शब्दों में पूछा, क्यों? बाकी दिनों की चाय खराब थी क्या? उसने नजरें मुंह पर गाड़ दी थी और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगा कि नहीं, बस आज वह खास दवाई शामिल नहीं की गई। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कोशिश की थी कि चेहरे के एक्सप्रेशन काबू में रखूं। मैंने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, वही जो तुम समझ रही हो। मैं खामोश रही। उसने चाय का घूंट लिया जैसे मजाक से ज्यादा कुछ कहना चाहता हो। फिर कहने लगा कि काव्या, शुरू में जब तुम रोज ही चाय देती थी मैं सोचता था कि यह मोहब्बत का असर है। फिर मैंने वह टेस्ट महसूस करना शुरू किया जो हर रोज अलग होता जा रहा था। मैंने धीरे से कहा, तो तुमने चाय टेस्ट करवाई थी? उसने कहा कि नहीं। पहले शक किया, फिर एक दिन बाहर गया और एक दोस्त के जरिए टेस्ट करवाया। वह कुर्सी से उठा और मेरे करीब आकर कहने लगा कि तुम्हें पता है वह कोई जानलेवा जहर नहीं था। वो दिमाग की कमजोरी के पेशेंट के लिए एक जरूरी दवाई थी जो दरअसल पेशेंट को दिमागी सुकून देती है। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे नहीं पता था, उसने कहा, लेकिन मुझे पता है तुम्हें सब पता था। फर्क सिर्फ इस बात से था कि मैं जिंदा क्यों हूं। मैंने बैठते हुए कहा, मैं सिर्फ आजाद होना चाहती थी। उसने कहा, काव्या, आजादी दूसरों को खत्म करके नहीं मिलती। उसके शब्द अब सख्त हो चुके थे। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सच में पागल हूं। मैंने कहा, तो क्या तुम नहीं हो? उसने मेरी तरफ एक पल को देखा जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसने कहा कि नहीं, अब नहीं। मैं डिप्रेशन का मरीज जरूर था। मेरे पिता की अचानक मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया था। कुछ समय के लिए सब कुछ धुंधला सा हो गया था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। और जब मेरे चाचा जी ने मेरे बारे में पागल होने की अफवाह फैलाई तो मैंने खामोशी जाहिर कर ली थी। मैंने कहा, तुम बोल सकते थे। वह कहने लगा कि मेरे चाचा जी मुझे मार देते। मेरी मम्मी भी उनके रहमो करम पर थी। मैंने पागल बनकर खुद को और अपनी मम्मी को बचाया है। अब सारी गूथियां सुलझने लगी थी। उसकी खामोशियां, उसकी मुस्कुराहट, उसकी अजीब सी हरकतें, सब एक खेल था बचाव करने का। लेकिन मेरा खेल तो बहुत ही खतरनाक था। मैंने कहा, तो तुमने मेरी और मेरी सहेली की बातें सुन ली थी? उसने कहा, पहले दिन ही जब तुमने दवाई डालनी शुरू की थी मुझे शक हो गया था। एक दिन जब तुम फोन पर बात कर रही थी मैं दरवाजे के पीछे था, हर शब्द सुन रहा था। इरादा समझा लेकिन मैं खामोश रहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कहां तक जा सकती हो। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि मुझे लगा कि तुम कमजोर हो,
इसलिए तुम्हारी बीमारी का फायदा उठा लिया। वो खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन सब कुछ वहीं से शुरू नहीं हो सकता जहां तुमने छोड़ा था। मैंने कहा, तो अब क्या होगा? उसने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक बात याद रखो, जो चेहरा तुमने मेरे पीछे सोचा था वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाते जाते कहने लगा कि कल से चाय मत बनाना, मैं खुद ही बना लूंगा। दरवाजा बंद हुआ और मैं सोफे पर बैठ गई थी। शीशी अभी भी टेबल पर रखी हुई थी, खामोश, लेकिन उसके अंदर जो सच छुपा हुआ था वह अब मेरे खिलाफ गवाही बन चुका था। आर्यन, जिसे मैंने एक बोझ समझा था, अब मेरे लिए वह आईना बन चुका था जिसमें मेरा असली चेहरा साफ साफ नजर आने लगा था। कमरे में खामोशी थी। दरवाजे की कुंडी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी कि मेरे दिमाग में आर्यन के शब्द गूंजने लगे कि कल से चाय मत बनाना। इतने सिंपल शब्द, लेकिन उसके पीछे पूरी जंग छुपी हुई थी। मेरे अंदर मैंने उसको कंट्रोल किया और उन दिनों के बीच छुपे हुए सच की। अगली सुबह मैंने सच में चाय नहीं बनाई थी। वो खुद किचन में गया, दूध गर्म किया, चीनी डाली और फिर मेरी नज़र के सामने आकर टेबल पर कप रखा और कहने लगा, अब यह चाय है, सिर्फ चाय, ना दवाई है, ना नियत है, ना प्लानिंग है। मैंने उसे खामोशी से देखा। वो वही इंसान था जिसे मैं कमजोर समझती रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शब्दों का एक ठहराव था, जैसे हर सच उसके अंदर बरसों से पकता रहा हो। दोपहर को उसने मुझे गार्डन में बुलाया। हम दोनों एक साथ कुर्सियों पर बैठे थे। मेरी सांस अंदर थी। वह कुछ देर खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो कि कहाँ से बात की शुरुआत की जाए। फिर कहने लगा कि पता है काव्या, मेरी जिंदगी तुमसे बहुत पहले बिखर चुकी थी और तुम्हारे आने से इस बिखरे हुए पन में एक और धक्का लगा था, लेकिन शायद अब एक मौका भी था। मैंने नजर नहीं मिलाई। वह बोलता रहा, मेरे पापा की मौत एक हादसा नहीं थी बल्कि साजिश थी। उनकी जमीन, बिजनेस सब मेरे चाचा की नजर में था। जैसे ही पापा इस दुनिया से गए, चाचा जी ने मौका पा लिया। शुरू में तो उन्होंने मेरे साथ नरमी दिखाई, फिर दबाव डालने लगे कि मैं सब कुछ उनके नाम कर दूं। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक प्लान बनाया। मुझे दिमागी पेशेंट कर देने की कोशिश की गई। उन्होंने डॉक्टरों को पैसे दिए, झूठे कागजात तैयार करवाए, मुझे ऐसे अस्पताल में एडमिट करवाया जहां मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा, फिर तुम वापस कैसे आए? उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने सच्चाई पहचान ली थी और मेरी मम्मी को बता दिया था। तब मम्मी मुझे वापस लाई थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सारे रिश्तेदारों में और मेरी फैमिली ने मुझे पागल साबित कर दिया था। मैंने सोचा, अगर मैं चाचा जी के सामने नॉर्मल आया तो वह दोबारा से कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने वही रूप ओढ़ लिया जो उन्हें सही लगता था। फिर शादी का जिक्र आया। चाचा जी को लगा कि अगर मेरी शादी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एक बेअल इंसान हूं। लेकिन माँ ने तुम्हें पसंद किया, शायद उन्हें लगा कि तुम मेरा इलाज बन सकती हो। मैंने धीरे से कहा, और तुमने कुछ नहीं कहा? वो बोला, कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जब एक मामूली लड़की को एक स्पेशल कंडीशन में रखा जाए तो वह क्या चुनती है, वो समझ बदला या सब्र। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि जो तुमने पाया वो जानलेवा चीज थी। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ, जानलेवा जहर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह जानलेवा चीज मुझे मार नहीं सकी, बल्कि शायद उसी ने मुझे और भी ज्यादा होशियार कर दिया। मैंने कहा, तुम्हें कब शक हुआ? उसने कहा, जब तुमने पहली बार चाय के टेस्ट को बदला। मैंने सोचा कि शायद इत्तेफाक है, लेकिन फिर तुम्हारी नजरें बदलने लगी। तुम्हारा व्यवहार और हर वो चीज यह इशारा दे रही थी कि तुमने जरूर कुछ किया है। मैंने कहा, तो फिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम खुद कहां और किस हद तक जाओगी। मैंने धीरे से कहा कि मुझे लगा तुम कमजोर हो, पागल हो, एक ऐसा इंसान जिसके साथ रहना एक सजा है। उसने कहा, और मैंने लगने दिया। मैंने कहा, क्योंकि मेरे अंदर जो फैसला करवाया गया था वह मेरे भैया का था, बिना हकीकत जाने, बस कुछ सुनकर और मानकर। अब मेरी नजरें भी उससे नहीं बच सकी। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखा हो। मैंने पूछा तो अब उसने कहा, तुम्हारे सामने अब वह इंसान बैठा है जो खुद को बचाने के लिए पागल बन गया,
लेकिन तुम्हें बचाने के लिए चुप रहा। मैंने कहा, मुझे बचाने के लिए? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हारी सहेली की आवाज़ सुनी तो मैं जान गया था कि तुम उस समय वो फैसला कर रही हो जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम सिर्फ एक बेबस लड़की थी जिसे सबने धक्का दिया था। मैंने कहा, और तुमने मुझे माफ कर दिया? उसने कहा कि नहीं, मैंने खुद को माफ कर दिया कि मैंने तुम्हें इतना करीब आने दिया, लेकिन तुम्हें समझा और समझकर खामोश रहा हूं। मैंने कहा, तो क्या अब हम दोनों सिर्फ सच के साथ जिंदा रह सकते हैं? और वह सच यह है कि हम दोनों ने एक दूसरे को आजमाया है, जख्मी किया है। उसने कहा कि लेकिन अब वक्त है कि हम नए तरीके से सोचें। मैंने अपनी नज़र गार्डन में हिलते हुए फूलों पर जमा ली थी। शायद अब वही मेरे अंदर खिलने वाले नए मौसम की पहचान थे। और आर्यन, जिसे मैंने कभी नहीं समझा था, अब मेरे सामने पूरे इंसान के तौर पर खड़ा हुआ था, सच्चाई की शक्ल में। आर्यन की बातों के बाद कमरे का माहौल जैसे बदल गया था। शब्दों के बीच कोई खाली जगह नहीं बची थी। ना कोई शक था, ना कोई पर्दा था। मेरे पास अब छुपाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शब्दों में ना तो ताना था, ना बदला था, जैसे वह सब कुछ पी चुका हो। 2 दिन गुजर गए थे। वह रोज के मुताबिक नाश्ता बनाता, चाय लाता और मेरे लिए कुर्सी खींचकर रख देता था। खामोशी बरकरार रहती थी, लेकिन अब वह बोझल नहीं लगती थी। सच की रोशनी शायद इतनी तेज होती है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, पर वक्त के साथ दिखाई भी सब कुछ देने लग जाता है। उस दिन आर्यन जल्दी घर वापस आया था। उसके हाथ में एक फाइल थी। मुझे देखकर सीधा ड्राइंग रूम में गया था। मम्मी को बुलाया और कुछ कागजात दिखाने लगा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा, मम्मी, यह सब मेरे वकील ने तैयार किया है। उसकी मम्मी ने कहा कि यह सब क्या है बेटा? आर्यन ने कहा कि मम्मी, ये चाचा के खिलाफ सबूत है। जमीन के जाली दस्तावेज हैं, सिग्नेचर की नकल और पापा के एक पुराने दोस्त का बयान। सब कुछ तैयार है। कल पुलिस साथ जाएगी। उसकी मम्मी ने एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई और कहने लगी कि यह सब कब से चल रहा था। आर्यन ने कहा, यह सब तो काफी समय पहले से चल रहा है, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब टाइम आ गया है उन्हें जवाब देने का। अगली सुबह पुलिस आई। चाचा के घर पर छापा पड़ा। कुछ लोग हक्का बक्का रह गए थे, कुछ चर्चा कर रहे थे। आर्यन खामोशी से खड़ा रहा, सिर्फ एक शब्द कहा कि यह मेरे पिता का हक था और अब यह मेरा फर्ज है। मैं दूर से खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। उस दिन के बाद वह ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि अपने लिए भी नई पहचान बन चुका था। शाम को जब वह गार्डन में बैठा तो मैं पहली बार उसके करीब आकर खुद बैठ गई थी। मेरे हाथ में चाय का कप था, लेकिन मैंने पहले चुस्की लिए बिना पूछा, क्या तुम सच में मुझे माफ कर चुके हो? उसने मेरी तरफ देखा, धीरे से कहने लगा, अगर नहीं करता तो कभी तुम्हें यह सब नहीं बताता। मैंने कहा, तो क्या तुम सब कुछ भूल जाओगे? उसने कहा कि नहीं, कुछ जख्म वक्त के साथ दब जाते हैं, लेकिन निशान रहते हैं। तुम भी याद रहोगी, तुम्हारी नीयत भी, तुम्हारा डर भी। लेकिन मैं यह सब अपने दिल में कैद नहीं रखना चाहता। मैं खामोश रही। इतने में मोबाइल पर नेहा का मैसेज आया कि तुम आज़ाद हो गई। मेरे दिल में कुछ चुभा नहीं। मैंने उसे कॉल किया और कहा कि तुमने जो मुझे दवाई दी थी वह जानलेवा चीज नहीं थी। वह हंसने लगी और कहने लगी, मैंने तुमसे कब कहा था कि वह असली जानलेवा चीज है? बस तुम्हें वह कदम उठाने का हौसला देना था जो तुम अकेली नहीं उठा सकती थी। मैंने कहा, तो तुमने मुझे झूठे भरोसे के साथ खेलने दिया। उसने कहा कि काव्या, मैंने तुम्हें सिर्फ वह दिखाया जो तुम देखना चाहती थी। तुम्हें एक रास्ता दिया, फैसला तुमने खुद किया। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। समझ आ गया था कि नेहा ने शायद मेरा भला चाहा था, लेकिन वो रास्ता, वो नियत, सब कुछ गुमराह थी। रात को जब मैंने आर्यन के लिए खाना लगाया तो वह कुछ बिना कहे मेरे पास आकर बैठ गया था। मैंने प्लेट उसके सामने रखी, वो खामोश रहा, फिर धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैंने पूछा, अब हम क्या करेंगे? उसने कहा, जैसे नॉर्मल लोग जिंदगी गुजारते हैं वैसे ही गुजारेंगे। ना तुम मुजरिम हो, ना मैं मरीज हूं। मैंने धीरे से कहा, क्या सच में हम दोनों दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं? उसने कहा कि हाँ, बिना शर्त के अब कोई खेल नहीं होगा, सिर्फ सच होगा और हम दोनों होंगे। उसने पहली बार मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा था,
जैसे यकीन दिला रहा हो कि यह रिश्ता अब कच्चे धागे से नहीं पूरे विश्वास के साथ बंधा है। अगले दिन वह मेरे साथ बाजार गया था। एक किताबों की दुकान से उसने मेरे लिए मेडिकल की एक बुक खरीदी थी और कहा कि तुम अभी भी डॉक्टर बनना चाहती हो तो सारा रास्ता खुला हुआ है। मैं खुश हो गई थी। वो रास्ता जो मैंने बंद समझा था, आज मेरे पति ने दोबारा खोल दिया था। वो पति जिसे मैंने कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहा था। जब हम वापस आए तो मम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे घर में खुशबू दोबारा लौट आई हो। आर्यन ने दरवाजा खोलते हुए कहा और मेरी तरफ देखा कि हमने जो कुछ खोया था शायद वह लौट नहीं सकता, लेकिन जो हमारे पास है वह काफी है। नए सफर के लिए मैंने हमें सर हिलाया था। अब मेरे पास वह सब कुछ था जो एक नई शुरुआत चाहता था, माफी, समझ और एक साथ थामे हुए हाथ। सुबह के वक्त घर में एक नई खुशी महसूस हो रही थी। मेरा पति किचन में नाश्ता बना रहा था, मम्मी टेबल पर अखबार पढ़ रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की के पर्दे ठीक कर रही थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की धुन छूट चुकी हो। आर्यन ने टेबल पर नाश्ता रखा और तेज आवाज में कहा कि काव्या, अगर चाय में कुछ डालना है तो अब शहद डाल देना, जानलेवा जहर नहीं। मम्मी ने चौंक कर आर्यन को देखा और मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने कहा, अब चाय में सिर्फ टेस्ट होगा, नाटक नहीं। हम दोनों के बीच अब वह खामोशी नहीं रही थी जो कभी हर बात से पहले आ जाती थी। बातों में हल्की सी छेड़छाड़ और रोज एक दूसरे की फिक्र होती थी। उसमें मेरे पति की बातों की रोशनी भी शामिल हो चुकी थी। उसी शाम भैया का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं और तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना आना चाहते हैं, तुमसे कुछ कहना है मुझे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि भैया आप आ जाओ, आर्यन भी घर पर है। शाम को जब वह आए तो मम्मी ने दरवाजा खोला। भाभी की नजर झुकी हुई थी। चेहरे पर तानों की लहर नहीं थी जो कभी हर बात में छुपे होते थे। अब सब कमरे में बैठे हुए थे। भैया ने एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा कि काव्या, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी और जो तुम पर गुजरी इसमें मेरा हिस्सा सबसे ज्यादा था। भाभी ने नजर उठाकर मुझे देखा और कहने लगी कि काव्या, शायद मैं उस घर के लिए तैयार ही नहीं थी जहां माता पिता का साया ना हो, और तुमसे मुकाबला करना अपना फर्ज समझ बैठी। मुझे माफ कर दो काव्या। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और धीरे से कहा कि शायद जो कुछ हुआ वह हमें यह सिखाने के लिए था कि कभी कभी अपनों की पहचान वक्त लेती है, लेकिन जब आंख खुल जाए तो शिकवा खत्म हो जाना चाहिए। आर्यन ने कहा कि मैं खुश हूं कि तुमने आकर यह बात की, क्योंकि हम अपने सफर पर हैं, बीते हुए समय का बोझ नहीं ले जा सकते। मम्मी ने चाय लाकर सबके सामने रख दी थी और पहली बार भैया ने मुझसे नजरें मिलाई थी। उन्होंने कहा कि पापा ने हमेशा कहा था तुम में कुछ खास है। मैंने वह देर से जाना। रात को जब सब चले गए तो मैं छत पर जाकर खड़ी हो गई थी। आर्यन मेरे साथ खड़े रहे, कहने लगे कि सच बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम सब कुछ बदलना चाहोगी? मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाती। वो मुस्कुराया और कहने लगा कि मोहब्बत वक्त मांगती है, धोखा नहीं। लेकिन तुमने मुझे वक्त भी दिया और धोखा भी। मैंने हल्के से कहा, लेकिन आखिर में तुमने सब कुछ माफ कर दिया, क्योंकि माफी भी वही देता है जो खुद सच्चाई से गुजर चुका हो। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब वक्त है कुछ मामूली बातों पर हंसने का, कुछ छोटे सफर पर जाने का। हम दोनों शहर की पुरानी झील के किनारे गए थे, वही झील जहां कभी आर्यन अपने पिता के साथ जाया करता था। उसने बताया कि मैं यहां अपने पापा के साथ आता था, चुपचाप बैठा रहता था। अब तुम हो तो दिल करता है कि कुछ कहूं, कुछ सुनूं। मैंने पानी में झांकते हुए कहा कि मोहब्बत जब खुद में डूबती है तो दूसरों को भी साथ बाहर ले जाती है। तुमने मुझे खींच कर बाहर निकाला और तुमने मुझे जिंदा रखा। वो सीरियस होकर कहने लगा। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। कोई वादा नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस साथ था जो सबसे बड़ी बात होती है। कुछ दिनों के बाद मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी थी। आर्यन रोज मुझे ले जाते थे लाइब्रेरी में वक्त गुजारने के लिए और वापसी पर कहते थे कि तुम्हारी कामयाबी मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दलील होगी। हम दोनों ने ठीक फैसला किया था
एक दिन आर्यन की मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम दोनों को देखकर दिल खुश हो जाता है। पहले लगता था ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, अब लगता है कि यह सब ऊपर वाले की प्लानिंग थी। मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा कि मोहब्बत हमेशा प्लानिंग नहीं होती, कभी कभी अंजाम भी होती है। रात को जब मैं अपनी डायरी लिख रही थी, आर्यन कमरे में आए। मेरे हाथ से पेन लेकर कहा कि अब कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, मुझे भी तुम्हारी तारीफ में कुछ लिखना है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरी जिंदगी की असली हकीकत हो। मैंने अपनी डायरी बंद की, लाइट ऑफ की और दिल में कहा कि मैं उससे मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद ही मोहब्बत करना सिखा दिया। कभी कभी जानलेवा दवाई नहीं होती, सबसे बड़ी दवाई होती है मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत वक्त और सब्र और सच्चाई से जीत दिला देती है, ना कि शक साजिश से। कभी कभी जिसे हम बोझ समझते हैं वही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। खैर, समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा। कुछ महीने गुजर गए। अब घर की दीवारों पर उदासी की कोई परत नहीं थी। मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई और आर्यन का बिजनेस दोनों ही अपनी पटरी पर लौट आए थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमारे व्यवहार में था। अब हम एक दूसरे की आहट से डरते नहीं थे, बल्कि उस आहट का इंतजार करते थे। एक सुबह जब मैं अपनी फाइनल इंटर्नशिप के लिए तैयार हो रही थी, आर्यन ने मुझे एक छोटा सा लिफाफा थमाया। उसमें 2 टिकट थे। ये क्या है? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस सफर की शुरुआत है जो हमने उस दिन झील के किनारे तय किया था। हम उन पहाड़ों पर जा रहे हैं जहां हवाओं में सच और शांति होती है, बिना किसी बोझ के, सिर्फ तुम और मैं। पहाड़ों की उन वादियों में एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हम एक ऊंचे टीले पर बैठे थे। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन इस बार वह खामोशी सुकून देने वाली थी। आर्यन ने मेरा हाथ थामकर कहा, काव्या, जब तुमने उस दिन चाय में जहर की जगह शहद की बात की थी, तब मुझे एहसास हुआ कि इंसान को बदलने के लिए सजा की नहीं, बल्कि सही दिशा और भरोसे की जरूरत होती है। मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, और मुझे यह समझ आया आर्यन की माफी मांगने से ज्यादा हिम्मत माफी देने में चाहिए होती है। तुमने मुझे माफ करके न सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि खुद को भी उस कड़वाहट की कैद से आजाद कर लिया। उस सफर से लौटने के बाद हमने अपने घर के एक छोटे से हिस्से को फ्री क्लिनिक का रूप दे दिया। आर्यन ने उसमें मेरी मदद की। वहां आने वाले गरीब मरीजों की सेवा करते हुए मुझे वह सुकून मिला जो किसी भी साजिश या बदले की भावना में कभी नहीं मिल सकता था। नेहा का वह रास्ता जो गुमराह था, अब पूरी तरह पीछे छूट चुका था। मैंने उसे भी माफ कर दिया था, क्योंकि नफरत को पालना खुद को जहर देने जैसा होता है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मैं बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। आर्यन पीछे से आया और मेरे कंधों पर शॉल डाल दी। उसने धीरे से कहा, अब कोई अधूरा ख्वाब तो नहीं? मैंने सिर हिलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, अब सिर्फ हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो किसी भी सपने से ज्यादा खूबसूरत है। हमने जान लिया था कि रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, उन्हें सच और सब्र से सींचकर खूबसूरत बनाया जाता है। जहर सिर्फ दवाइयों में नहीं होता, कड़वे बोल और शक में भी होता है, और मरहम सिर्फ मरहम पट्टी में नहीं, माफी और मोहब्बत में होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माफी सबसे बड़ी शक्ति है। बदला लेने से मन शांत नहीं होता, लेकिन माफ कर देने से इंसान खुद आजाद हो जाता है। सच्चाई का रास्ता कठिन है पर स्थायी है। झूठ और साजिशों के पैर नहीं होते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। रिश्तों में संवाद जरूरी है। खामोशी जब बोझ बनने लगे तो बात करना जरूरी है। बिना शर्त का प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। नफरत का अंत नफरत से नहीं, प्यार से होता है। जैसे अंधेरे को अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी मिटाती है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद केवल मनोरंजन व प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, असली परिवार या घटना से कोई समानता केवल संयोग मानी जाएगी। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज, वर्ग, महिला या परिवार की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए
आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।